Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now देखिएगा बेटा ध्यान से, आज हमें जो एक डेरिवेशन करनी है, किस बेस्ड करनी है वो डेरिवेशन, फ्रिक्शन चैप्टर हमारा चल रहा है। फ्रिक्शन चैप्टर में हमने एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सब कुछ कर लिया है। अब उसके बाद जो हमें डेरिवेशन करनी है वो क्या है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर अप्लाइड फोर्स। तुम्हें यहाँ पर अप्लाइड फोर्स के लिए एक डेरिवेशन करनी है, अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, कब निकालना है तुमने अप्लाइड फोर्स, इसको ध्यान से सुन लो कि अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट कब करना है। यहाँ पर हमें अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट करना है जब तुमने एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ होल्ड किया हुआ है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस इंक्लाइंड प्लेन पे तुमने अपने ऑब्जेक्ट को सिर्फ होल्ड किया हुआ है, मतलब ऐसे पकड़ के खड़े हो, ना तो उसको ऊपर खींच रहे हो ना ही उसको नीचे जाने दे रहे हो। तो उस टाइम पर तुम कितना फोर्स लगा रहे हो, वो फोर्स तुम्हें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ना इमेजिनेशन करना, इस चीज की इमेजिनेशन करना कि अगर कभी तुम्हारी लाइफ में ये सिचुएशन असली में आई है कि अगर तुमने किसी चीज को ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पर होल्ड किया है तो तुम्हें कितना फोर्स लगाना पड़ता है। तो इस चीज को थोड़ा सा रियलाइज करना तो अच्छे से समझ आ जाएगा, इजी है। कुछ पॉइंट्स है बेटा, उन कुछ पॉइंट्स को वो ध्यान से समझना, वो ध्यान से देखना कि वो कैसे पॉइंट्स हैं। जो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो वेट डाउनवर्ड होगा, उस वेट को मैं ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकता, ये भी ध्यान रखना। उस वेट को तुम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, 90 डिग्री पे ड्रॉ नहीं कर सकते। 90 डिग्री पे ड्रॉ क्या किया जाता है, 90 डिग्री पे ड्रॉ किया जाता है रिएक्शन। इसका रिएक्शन तुम 90 डिग्री पे ड्रॉ कर सकते हो। ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन कैन बी ड्रॉन एट 90। ठीक है, फिर मुझे इसका वेट कहां पे ड्रॉन करना पड़ेगा, कहां पे ड्रॉ कर रहा हूं इसके वेट को, ध्यान से देखना। ये गलती करते हो तुम, इसका वेट डायरेक्ट डाउनवर्ड आएगा, हमेशा वेट डाउनवर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड mg। ये mg होगा इसका डाउनवर्ड। ध्यान से इस डायग्राम को समझना, जितना एंगल यहां पर है उतना ही एंगल ये यहां पर भी क्रिएट करेगा। अब ये mg इज अ वेट, वेट इज अ फोर्स। वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स होता है, और फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वेट फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे बताइए क्या इस वेट के कंपोनेंट्स बनेंगे, तो आंसर है बिल्कुल बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि ये वेट 90 पर भी नहीं है, 0 डिग्री पर भी नहीं है। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी 90 और 0 पर नहीं होती तो हमें उसके कंपोनेंट्स बनाने होते हैं। तो अब इसके कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, इसके कंपोनेंट्स बनेंगे, एक तो इसी अल्फा के अलोंग बनेगा, दैट इज कॉल्ड mg cos अल्फा, क्योंकि जहां पर एंगल होता है वहां cos आ जाता है। अब एक mg cos अल्फा के 90 डिग्री पर बनेगा, दैट इज mg sin अल्फा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है इस डायग्राम में, यहां तक कोई भी डाउट है तो जल्दी से मुझे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जल्दी से मुझसे पूछ लीजिए अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है। यहां पर क्या किया गया है, यहां पर सिर्फ एक वेट को दिखाया गया है, और वेट हमेशा ऐसा नहीं है कि तुमने अगर इस प्लेन को ऐसे ऊपर उठा दिया एंगल अल्फा से तो वेट भी ऐसे ऊपर हो जाएगा, नहीं होगा। वेट हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन जितना एंगल यहाँ पर तुम ऊपर उठाओगे उतना एंगल यहाँ पर क्रिएट होगा, और वेट का एक कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट इसके 90 पर आ जाएगा। ये दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, और ये दोनों कंपोनेंट्स किसके हैं, तो आंसर है ये दोनों कंपोनेंट वेट के हैं। और वेट क्या होता है, फोर्स होता है।
अब ये वाला फोर्स जो mg sin अल्फा फोर्स है, जो वेट का एक कंपोनेंट है, वेट का मतलब एक फोर्स है, तो ये जो mg sin अल्फा है, ये mg sin अल्फा ही इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ड्रॉन करने की कोशिश कर रहा होता है। ये नीचे की तरफ जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा वो इस mg sin अल्फा से करेगा। बाकी तो इसको कोई धक्का देने वाला है नहीं, कोई भी इसको खींचने वाला फोर्स नहीं है, सिर्फ एक यही फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स क्या करेगा, देखो बेटा, ये वाला जो mg है, mg वेट है, mg वेट तो खत्म हो गया। क्यों mg वेट खत्म? इन द सेंस mg वेट के तो कंपोनेंट्स बन गए, ठीक है। ये जो फोर्स है ये तो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया, तो एक कंपोनेंट अब ये रहा और एक ये रहा। बस अब हम इन दोनों की बात करेंगे, इसको भूल जाएंगे। अगर इसकी बात करता हूं तो ये अब फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट बन चुका है, ऐसी डायरेक्शन में कंपोनेंट आ चुका है जिसके कारण से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट इस रिएक्शन के फोर्स को बैलेंस करेगा। रिएक्शन का फोर्स कहां से आया? तो आंसर है रिएक्शन का फोर्स, ये जो सरफेस था, ये वाला जो सरफेस था, और इस ऑब्जेक्ट का जो वेट था, इस ऑब्जेक्ट के वेट ने इस सरफेस को नीचे की तरफ दबाया होगा mg वेट के साथ, ठीक है। जितनी फोर्स से वो इस सरफेस को दबाएगा, सरफेस उसे उतने ही फोर्स से रिएक्ट करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। mg cos अल्फा एंड mg sin अल्फा का रोल नहीं समझ आया, तो mg cos अल्फा और mg sin अल्फा का रोल नहीं समझ आया। बहुत अच्छा लगा तुमने क्वेश्चन किया मेरे से, ये क्वेश्चंस मुझसे करते रहो। देखो बेटा, यहां पर जो mg cos अल्फा है, पहली बात तो ये mg क्या है अमन, ध्यान से सुनेंगे इसको। mg एक वेट है, ठीक है, दैट इज अ वेट। अब इस वेट के दो कंपोनेंट्स बन गए, यहां तक तो समझ आ गया होगा ना। वेट एक फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो किस पर आ रहा है? वो आ रहा है हमारा एक एंगल पर आ रहा है, अल्फा एंगल पर, ठीक है। अगर कोई एंगल पर आ रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में mg cos अल्फा बनेगा और mg sin अल्फा बनेगा। वेट का काम क्या होता है? फोर्स का काम क्या होता है ये बताओ। फोर्स का काम होता है किसी चीज को पुल करना, किसी चीज को पुश करना। तो यहाँ पर mg sin अल्फा एक फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया, तो वो क्या करेगा? वो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ क्या कर सकता है? पुल कर सकता है, ठीक है। और ये mg cos अल्फा जो इसका इस नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, ये क्या करेगा? ये इस रिएक्शन वाले फोर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस r को कौन बैलेंस करेगा? r को बैलेंस करेगा mg cos अल्फा, और इस mg cos अल्फा को तो बैलेंस कर दिया, लेकिन mg sin अल्फा को भी किसी ने बैलेंस नहीं किया। तो अगर mg sin अल्फा को बैलेंस नहीं किया तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब एक बात मुझे तुम बताओगे कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे आना चाहता है, मैं तुम्हें बार बार कहता था एक वर्ड पे ध्यान दो, इंटेंशन, कि ऑब्जेक्ट की इंटेंशन क्या है, मतलब इच्छा क्या है, किधर जाना चाहता है ऑब्जेक्ट। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट की इंटेंशन है वो नीचे आना चाहता है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आना चाहता है तो बेटा इसका फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ ऑपोजिट होता है इंटेंशन से। ये एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा इधर। क्यों है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर? क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट नीचे आना चाहता है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट मिलेगा। हमेशा याद कर लो इस चीज को, रट्टा मार लो इस चीज का, अच्छे से मेमोराइज कर लो इसको कि हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स इंटेंशन से ऑपोजिट होता है। ऑब्जेक्ट जिधर मूव करना चाहता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स उसको ऑपोजिट वे में आता है, क्योंकि वो मूव नहीं करने देना चाहता उसे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि ऑपोजिट फोर्स है तो हमेशा इंटेंशन से ऑपोजिट ही आएगा, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? ये समझ, मुझे ये बताइए तुम्हें mg sin अल्फा का रोल समझ आ गया? क्योंकि mg cos अल्फा का तो रोल इतना ही है कि वो r को कैंसिल करेगा, बैलेंस करेगा। mg sin अल्फा का रोल ये है कि वो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुल करेगा, जिसके कारण से ऑब्जेक्ट स्लाइड हो सकता है। इसके ऊपर इंक्लाइंड प्लेन, ये जो ढलान बना रखी है, इस ढलान के ऊपर वो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकता है mg sin अल्फा के हेल्प से। तो अमन समझ आया तुम्हें? चलिए अब आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं कि मुझे तो अप्लाइड फोर्स निकालना है। तो अप्लाइड फोर्स कैसे निकालोगे? अप्लाइड फोर्स निकालने के लिए मुझे कब निकालना है अप्लाइड फोर्स? जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट टू होल्ड, सिर्फ होल्ड करना है, ना तो उसको नीचे की तरफ स्लाइड होने देना है, ना ही उसको ऊपर की तरफ मैंने पुल करना है। ऐसा मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ मैंने उसे पकड़ के रखना है, ना तो वो नीचे जाए ना ऊपर आए। तो मैं इसको पकड़ने के लिए मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगाऊंगा? तो आंसर है फोर्स भी मैं इसी डायरेक्शन में लगाऊंगा, दैट इज द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मुझे अप्लाइड फोर्स भी लगाना होगा, क्योंकि मैं ऐसे इस ऑब्जेक्ट को बस पकड़ के खड़ा होना चाहता हूं।
और लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी है, तो यहां पर फ्रिक्शन मेरी हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है तुम देख सकते हो, फ्रिक्शन मेरी डायरेक्शन में है, तो जहां पर मुझे इस mg sin अल्फा को, मान लो, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, थोड़ा सा अटेंशनली सुन लो इस पॉइंट को, तो आगे सब क्लियर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है बस ये। मान लो यहाँ mg sin अल्फा का कुछ फोर्स है, मान लेते हैं 100 न्यूटन फोर्स है mg sin अल्फा के पास, क्योंकि mg sin अल्फा इज व्हाट, mg sin अल्फा इज जस्ट द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, कंपोनेंट ऑफ द वेट। अगर ये कंपोनेंट है तो दैट इज आल्सो फोर्स। तो यहां मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि mg sin अल्फा की वैल्यू है 100 न्यूटन, और मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करना देना चाहता, तो दैट मींस मुझे पीछे की तरफ 100 न्यूटन फोर्स लगा के इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अगर बेटा मेरा फोर्स, मेरा ये अप्लाइड फोर्स पीछे की तरफ जो मैंने इसको खींच रखा है, ये वाला अप्लाइड फोर्स अगर 100 न्यूटन से कम हो गया तो मेरा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो मुझे कम से कम 100 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 100 से ज्यादा लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर आने लगेगा। तो मुझे ये बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए देखो, मेरे को इन दोनों को प्लस करके 100 चाहिए। इस ऑपोजिट साइड में तुम्हें टोटल कितना चाहिए, ऑपोजिट साइड में तुम्हें टोटल 100 फोर्स चाहिए। तो 100 कैसे बनेगा, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस अप्लाइड फोर्स, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को ऐड करके 100 आ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरफ 100 होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों तरफ 100 होना चाहिए। तो मान लो तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स है 70 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स है 70 न्यूटन, जो क्या है प्रिंस बबन, यहाँ पे 100 न्यूटन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा। मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने कोशिश करी थी खुद को रोकने की, लेकिन यह कोशिश सिर्फ 70 न्यूटन तक कर पाया। एंगल ऑफ रिपोज पढ़ रखा है ना सबने, ठीक है। तो ये 70 न्यूटन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा मैक्सिमम, दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद अभी भी 30 न्यूटन की कमी है, वो 30 न्यूटन जो 30 न्यूटन है वो तुम्हें लगाना पड़ेगा अप्लाइड फोर्स। तो यहां पर अप्लाइड फोर्स लगेगा कितना, 30 न्यूटन। अब दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 100 न्यूटन। तो दैट मींस यहां पर फ्रिक्शन फोर्स के कारण तुम्हें अपना फोर्स बहुत कम लगाना पड़ा, सिर्फ 30 न्यूटन फोर्स लगाया और तुम्हारा काम चल गया, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ। कभी अब इस पॉइंट को ना थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं डेली लाइफ के साथ। कभी तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन हुई होगी, तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट को जबरदस्ती से ऐसे होल्ड करके खड़ा होना पड़ा हो, ठीक है, कि वो नीचे ना चला जाए, तो तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ पकड़ के खड़े रहो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पर तुम्हारा फोर्स क्यों कम यूज हो रहा होता है, ज्यादा तुम्हें फोर्स क्यों अपना नहीं अप्लाई करना होता, बिकॉज वहां पर तुम्हें ये फ्रिक्शन सपोर्ट कर देता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जाने की कोशिश कर रहा होता है, फ्रिक्शन ऑपोजिट होता है जिस साइड तुम्हारा फोर्स होता है। तो तुम्हारा फोर्स और फ्रिक्शन दोनों मिलकर इस चीज को तुम बैलेंस कर लेते हो, ठीक है। अगर मैं तुमसे कह दूं उसी ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच लो, खींच नहीं पाओगे। खींचने के लिए तुम्हें बहुत जोर लगाना पड़ेगा। अगर मान लो ऐसे तो तुम एक बहुत बड़ा सा कोई बैग है, कोई बोरी है, उसको भी पकड़ के खड़े रहोगे, लेकिन अगर खींचने की बात आ जाए तो ऊपर खींचने के लिए तुम्हें जोर चाहिए, पुल अप करने के लिए तुम्हें ज्यादा फोर्स चाहिए। वो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे ये बताओ बेटा, ये तुम्हें पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि यहाँ पर अप्लाइड फोर्स क्यों कम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें कौन सपोर्ट करने वाला है, यहाँ पर हमें सपोर्ट करने वाला है फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्लियर हो गया। अब इसी बेस पे हमने डेरिवेशन करनी है, डेट सेट है। क्लियर है? यस प्रिंस तुम बताइएगा, ये क्लियर है बेटा बबन, ठीक है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो कुछ एक लिमिट तक हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा एंगल ऑफ रिपोज थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगेगा। जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगेगा तो मान लो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है। अब मैं नंबरिंग हटा रहा हूं, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए किया था, मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। नाउ राइट डाउन कुछ पॉइंट्स हैं, उनको लिखते चले जाओ। नाउ पॉइंट नंबर 1, देयर इज mg डाउनवर्ड फोर्स सेकेंड components of mg are
mg cos अल्फा एंड mg sin अल्फा। कंपोनेंट्स बनेंगे mg cos के और mg sin अल्फा के। नाउ थर्ड, mg cos अल्फा balance the force of reaction या balance the normal reaction, normal reaction R। fourth, mg sin alpha mg sin alpha pulls the object downward। यहां तक लिख लेंगे बेटा सभी बच्चे। देयर इज अ mg डाउनवर्ड फोर्स, कंपोनेंट ऑफ mg आर mg cos अल्फा अंडरलाइन कर लेंगे एंड mg sin अल्फा अंडरलाइन कर लेंगे। ये दो कंपोनेंट्स बन गए हैं। mg cos अल्फा बैलेंस करेगा किसको, r को बैलेंस करेगा, और mg sin अल्फा पुल करेगा ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट भी लिख लेंगे। फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जस्ट या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स अपवर्ड। अपवर्ड अलोंग द inclined प्लेन। चलिए, बहुत आसान हो गया सारा कुछ। हमने जो जो हमने समझा इस डायग्राम के लिए, जो जो भी समझा सब कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया। ये जो डायग्राम था उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पर एक mg है, डाउनवर्ड है, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स बन जाते हैं। फिर mg cos अल्फा क्या करता है, mg sin अल्फा क्या करता है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में तुम्हारे पास है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास अपवर्ड है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये डाउनवर्ड है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, वो अपवर्ड हो जाएगा। यहां पर भी डाउनवर्ड अलोंग कर लेना बेटा, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन। चलिए, अब इसका मैथमेटिकल पोर्शन कर लेते हैं एक बारी। कैसा मैथमेटिकल पोर्शन है, वेट करो कभी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है। नाउ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जैसी आसान चीज तो इसमें कुछ है ही नहीं। मैंने ये नहीं कहा था बेटा फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स इक्वल होंगे। मैंने ये कहा था कि इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। फ्रिक्शन फोर्स और यहां पर अप्लाइड फोर्स इक्वल नहीं हो सकते, यहां पर इन दोनों का सम इक्वल होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर हमारी हेल्प करेगा कि हमें अप्लाइड फोर्स कम से कम लगाना पड़े। इक्वल तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है बेटा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स इक्वल हो जाए। वो वाला केस तो नहीं समझ रहे तुम, ये वाला केस तो नहीं समझ रहे कि ये एक ब्लॉक है, इसका ये वेट है, यहां से मैं उसको अगर अप्लाइड फोर्स लगा के पुल करना चाहता हूं तो ये फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट आएगा। ये वाला केस तो नहीं समझ रहे, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस। ये केस और है, तुम इस चीज का ध्यान रखो कि यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं बन रहा है। सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखो कि बेटा हमेशा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट की इंटेंशन के ऑपोजिट होता है। इसलिए मैं बार बार वर्ड यूज करता हूं इंटेंशन, कि जो इंटेंशन है ऑब्जेक्ट की उसके ऑपोजिट मिलेगा। ठीक है, इंटेंशन क्या है, ऑब्जेक्ट जाना कहां चाहता है, ऑब्जेक्ट नीचे जाना चाहता है,
ऑब्जेक्ट अगर नीचे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन फोर्स तुम्हें ऑपोजिट मिलेगा। यहां पर देखो अप्लाइड फोर्स इधर है, फ्रिक्शन फोर्स इधर है, दोनों ऐसे हैं। अब यहां पर अप्लाइड फोर्स की जगह पर mg sin अल्फा है। ये तो पॉइंट क्लियर है कि इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों फोर्सेस को तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। बट यहां पर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है और फ्रिक्शनल फोर्स उस डायरेक्शन में है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट खुद पे खुद मूव थोड़ी ना कर रहा है, उसको खींचना पड़ेगा। यहाँ तो बिना खींचे ही ऑब्जेक्ट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ढलान है, ये इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट बिना फोर्स लगाए नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो वो फोर्स हमने ढूंढ लिया कि कौन सा फोर्स उसको नीचे ले आने की कोशिश कर रहा है, वो है mg sin अल्फा फोर्स। अगर mg sin अल्फा इसको नीचे ले आने की कोशिश कर रहा है तो फिर इसका मतलब अगर ये नीचे आने की इंटेंशन रखता है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऑपोजिट होगा, फ्रिक्शन फोर्स इसके ऑपोजिट आ गया। और अब लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जेक्ट नीचे भी ना चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्ट नीचे चला जाए, तो उसके लिए हम थोड़ा सा अप्लाइड फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को रोक लेते हैं। बस इतना सा क्वेश्चन है कि तुम्हें ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखना है, नीचे नहीं जाने देना। अप्लाइड फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स प्लेन सरफेस पे तब इक्वल होगा जब बेटा यहां पर वर्ड आ जाएगा अबाउट टू मूव। जो वर्ड आ जाएगा अबाउट टू मूव, अमर का क्वेश्चन है कि प्लेन सरफेस पर, जैसे कि विदाउट इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पर क्या ये अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होंगे? ये तब इक्वल हो जाएंगे जब ये वाला फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाएगा। जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, उस टाइम पर यहां पर जितना तुम्हारा अप्लाइड फोर्स होगा, जितना फ्रिक्शन होगा, ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं करेगा लेकिन मूव करने को तैयार है। अगर थोड़ा सा भी तुमने फोर्स इंक्रीज किया तो मूव करेगा। क्लियर हो गया अमन कि कब ये दोनों इक्वल होंगे? जब ये वर्ड लिखा होगा अबाउट टू मूव। एक्चुअल में मूवमेंट नहीं हो रही होगी वहां पर भी। सबको क्वेश्चंस क्लियर है, क्वेरीज क्लियर है सबकी? बहुत बढ़िया। लाइव क्लास बहुत सही रहती है बेटा। लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा आया करो, ज्यादा से ज्यादा अपनी क्वेरीज क्लियर किया करो, जिससे क्या होता है कि हमें भी तुम्हारे बाद में डाउट्स क्लियर करने, क्लियर करने बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, और साथ साथ अगर क्लियर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। चलिएगा कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन जैसे हमारी आंखें देख रही हैं वैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। हमारी आंखें क्या देख रही है? हमारी आंखें देख रही हैं, मुझे टारगेट बना लो। कैलकुलेशन किस बेस पे करोगे? तुमने यहाँ पर अप्लाइड फोर्स निकालना है। तुम्हारी कैलकुलेशन में तुम्हें FA कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला तुम्हें बनाना है। तो उसके फॉर्मूले को बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? उसके फॉर्मूले को बनाने के लिए हम ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, mg sin अल्फा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस अप्लाइड फोर्स। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताइएगा मुझे। ठीक है, इसकी तो मतलब कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं, जो हमें दिख रहा है वो हम लिख रहे हैं। हमें ये पता है कि ये दोनों बैलेंस्ड हैं। क्यों बैलेंस्ड हैं? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ होल्ड करके रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, ना नीचे जाने दे रहे हैं ना ऊपर आने दे रहे हैं। तो mg sin अल्फा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। बट हमें ऑलरेडी पता है, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम न्यू आर लिख सकते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं न्यू आर। ठीक है, ये हुए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। हियर इस डायग्राम के अंदर अगर तुम देखते हो तो r की वैल्यू क्या है? mg cos अल्फा वैल्यू है r की। अगर r की वैल्यू mg cos अल्फा है तो यहां पर क्या आ जाएगा? अब बताओ मुझे। mg sin अल्फा इज इक्वल टू fs की जगह क्या आ जाएगा? न्यू mg cos अल्फा प्लस अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स निकालना है, इसको इधर ले लेते हैं, mg कॉमन आ जाएगा, नथिंग एल्स। नाउ mg कॉमन आ गया, साइन अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा इज इक्वल टू fa। तो दैट मीन्स अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू mg साइन अल्फा माइनस न्यू cos अल्फा। इसमें चार चांद लगा लो बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लो जी, एक छोटी सी कैलकुलेशन थी
किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, आंसर आ चुका है।